वेलकम। कर दोगे? એમને કીધું છે તમને ફોન કરશે ઈ જાય. બીજી કઈ વાત ના થાય, એ કામમાં सभी को नमस्ते। कई बात कौशल भैया जी अपना माइक थोड़ा म्यूट कर लेंगे। साइकोलॉजी वाला सेशन में जोड़ा है 6 થી 7. ये साइकोलॉजी में सेशन में मतलब वो सेशन में समझाता है जिन परीक्षा आपको कौशल भैया जी વાત ને કરી છે જમ્યા પછી વાત કરવાનું ચાલુ થઈ જમતા પહેલા 6 થી 7 માં આમાં જોડે. मैं सबको म्यूट कर रही हूँ। जी जी सभी को नमस्ते। तो लेखकीय ग्रुप में सभी का स्वागत है। और जैसा कि हर दिन शाम 6 से 7 की प्रस्तुति जो कि हमारे लेखन को संवर्धित करेगी इस अर्थ में है। आज हमारे बीच में नेतल दीदी हैं। जैसा कि सब लोग तकरीबन सभी लोग वाकिफ ही हैं कि ये हमारी कोऑर्डिनेटर भी हैं ये जो चल रहा है लेखक समूह का कार्यक्रम। तो ये आज हम लोग जिस विषय पर इनकी प्रस्तुति देखेंगे वो है काउंसलिंग साइकोलॉजी, जैसा कि स्क्रीन में भी दिख रहा है। इसकी ये है क्या चीज़, जैसा हम लोग जानते हैं कि अभी मनोविज्ञान या मानसिक बीमारियों का एक सैलाब सा है जो समाज में संबंधों में अतृप्ति की वजह से है, भौतिकता में आंधी की वजह से है, वातावरण ऐसा भाग दौड़ का है, नौकरी और कैरियर ही प्राथमिक हुआ पड़ा है। तो ऐसे में मानसिकता में जो गड़बड़ियाँ आती हैं उसे ये मानसिक रोगी की संख्या में अपार, सब लोग कहीं ना कहीं थोड़े बहुत मानसिक रूप से बीमार हैं। कुछ लोग इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, चिकित्सक के पास जाना पड़ता है, नहीं तो सामान्य तौर से थोड़े बहुत कभी इससे अप्रभावित नहीं है, ऐसा मेरा कहना है। तो आज इसकी आवश्यकता है समझने की, और हमारे लेखन के लिए, क्योंकि साइकोलॉजी मनोविज्ञान को हम लोग कंटेंट राइटिंग के लिए सोच रहे हैं, तो ऐसे में काउंसलिंग उसका अभिन्न हिस्सा है। और इसकी प्रतीक्षित प्रस्तुति जो है वो नेतल दीदी करने जा रही हैं। जो लोग इनसे वाकिफ नहीं हैं उनके लिए कह दूं कि उन्होंने MBA किया हुआ है, वो लॉ की डिग्री भी कर ली हैं, और अभी मानव तीर्थ में रहकर वो 1 वर्षीय वाङ्मय अध्ययन के लिए लगी हैं। तीनों अभ्यास, चिंतनाभ्यास, व्यवहाराभ्यास और कार्याभ्यास में जो प्रारूप है मानव तीर्थ का, उसमें अपने नियोजित हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं उनको आमंत्रित करता हूँ अपनी प्रस्तुति के लिए, और आखिरी के कुछ मिनट हम लोग प्रश्नोत्तरी के लिए रखेंगे। तो हम लोग उनको सुने। नेतल दीदी, जी, थैंक यू सो मच भैया। काउंसलिंग साइकोलॉजी ये जो सब्जेक्ट है, ये हमारे जो 8 इलेक्टिव्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है उसमें से मेरा ऐसा ध्यान जाता है कि ये काफी मेजर सब्जेक्ट है और काफी प्रैक्टिकली इसको समझने की जरूरत है। क्योंकि इवन आज के डोमेन में अगर हम देखें तो काउंसलिंग साइकोलॉजी एक ऐसा डोमेन है जो बहुत ज्यादा प्रचलित है, और इसमें काफी ज्यादा करियर स्कोप और काम करने की जगह भी एक बहुत वाइड रेंज में काउंसलिंग साइकोलॉजी में दिखती है। तो जब हम काउंसलिंग ये वर्ड को समझते हैं तो पहले ये समझना जरूरी है कि काउंसलिंग साइकोलॉजी एग्जैक्टली क्या चीज है। तो बिफोर कि मैं ये चीज को एक्सप्लेन करूं कि काउंसलिंग साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट क्या है, मैं इसका एक रफ स्ट्रक्चर आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे काउंसलिंग साइकोलॉजी का जो मैं अभी कंटेंट लिख रही हूँ, इसको मैंने 12 पार्ट्स में डिवाइड किया है।
और आज इसके जो पहले के 2 पार्ट है, फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, जिसमें एक सब्जेक्ट को लेके आप लोग का बेसिक क्लैरिटी बन जाए वो, और सेकंड है कि इसमें क्या क्या असेसमेंट थेरीज है। ये जो 2 चैप्टर्स है इसके बारे में मैं अपना पहला शेयरिंग आज रखूंगी। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। संदीप भैया स्लाइड दिख रही है क्या सबको? हाँ, बढ़िया दिख रही है दीदी। जी, ठीक है। तो काउंसलिंग साइकोलॉजी में सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि काउंसलिंग साइकोलॉजी एग्जैक्टली है क्या। तो इंट्रोडक्शन में अगर हम लोग देखें तो काउंसलिंग साइकोलॉजी को 2 तरह से देख सकते हैं, एक है फॉर्मल काउंसलिंग और एक है इनफॉर्मल काउंसलिंग। तो जब भी हम घर पे भी अगर देखें कि कोई बड़ा हमको कोई एडवाइस दे रहा है, या स्कूल में टीचर किसी बच्चे को अगर कुछ चीज समझा रहा है, इस तरह के जितने भी डोमेन्स है, जैसे डॉक्टर भी है, अगर डॉक्टर किसी पेशेंट को ट्रीट कर रहा है या उससे जो बात कर रहा है, तो पहली बार जब हम जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें पूछता है कि आपको क्या हुआ है, कहाँ दर्द हो रहा है। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस हुआ, ये जो कन्वर्सेशन एस्टैब्लिश हुआ, या इवन मम्मी और एक बच्चे के बीच में देखेंगे, तो जैसे एक बार अगर बच्चा स्कूल से घर आता है तो मम्मी उसको कई बार पूछती है, बेटा तुम्हारा दिन कैसा रहा, स्कूल में क्या किया। फिर बच्चा अपनी तरह से वो पूरे इंस्टेंस को मम्मी को एक्सप्लेन करेगा। इस तरह से अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो उसका सोल्यूशन देते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, या ये जो कन्वर्सेशन एक एस्टैब्लिश हो रहा है, ये काउंसलिंग का ही एक छोटा सा पार्ट है, जिसमें हम एक अच्छा डिस्कशन या अच्छा कन्वर्सेशन एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। तो काउंसलिंग के मेजरली 2 हेड्स हैं। पहला तो इनफॉर्मल काउंसलिंग। इनफॉर्मल काउंसलिंग मतलब जो भी हम अपने पेरेंट्स से, जैसे मैंने भी एक बच्चे और माँ का एग्जाम्पल बताया, या अपने से कोई अगर फील्ड में सीनियर हो, मेरे जॉब में अगर कोई मुझसे सीनियर हो, एल्डर्स, मेरे कलीग्स, या मेरे कोई सुपरवाइजर्स है वर्क प्लेस में, या बाकी भी किसी जगह पर हो सकता है, या मेरे फ्रेंड्स है, इनके साथ जब मैं कुछ बात करती हूँ फॉर अ पर्पस कि मैं किसी अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ पाऊँ, इसको हम इनफॉर्मल काउंसलिंग इस हेड में डालते हैं। सेकेंड एक होता है फॉर्मल काउंसलिंग। फॉर्मल काउंसलिंग मतलब ऐसा एक काउंसलिंग प्रोसेस जिसमें हम किसी ट्रेन्ड प्रैक्टिशनर से कोई काउंसलिंग की हेल्प लेते हैं। ये हो सकता है कोई मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, जैसे काफी सारे जो प्रोफेशनल काउंसलर्स होते हैं वो, अलग अलग डॉक्टर्स जो है, ये भी एक तरह का आपका काउंसलिंग करते हैं, जिसको हम मेडिकल काउंसलिंग इस टर्म में डालते हैं। एडवोकेट्स, एडवोकेट्स जो होते हैं, मेजरली एडवोकेट्स भी जो अपने क्लाइंट के साथ जो कर रहा है उसको एक काउंसलिंग ही बोल रहे हैं, वो उसको एक तरह की हेल्प प्रोवाइड कर रहा है। दिस इज लीगल काउंसलिंग। उसके बाद एक होता है रिलीजियस हेड। काफी सारे जो अलग अलग धर्म भी है, इसमें भी कुछ तरह के अच्छे काम करने के लिए या इस तरह की कुछ बातें बोली गई है, उसको हम रिलीजियस काउंसलिंग में देख सकते हैं। अब हम जिस सब्जेक्ट की बात करें, यह है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। तो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग क्या होता है? साइकोलॉजिकल काउंसलिंग को एक मोटे स्तर पे या बड़े स्तर पे इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई भी ट्रेन्ड प्रोफेशनल, मतलब कि कोई साइकोलॉजिस्ट, जब वो काउंसलिंग प्रोवाइड करता है इन अ ट्रेन्ड मैनर, तो इस तरह का जो प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ अगर कोई इंडिविजुअल साइकोलॉजी काउंसलिंग की सर्विस दे, तो उसे हम साइकोलॉजिकल काउंसलिंग ये बोलते हैं। अब साइकोलॉजी काउंसलिंग जो है, या इवन साइकोलॉजी में काउंसलिंग कब से आया? साइकोलॉजी अगर देखा जाए तो ये काफी पुराना सब्जेक्ट है, बट अगर हम उसमें काउंसलिंग इस एक सब्जेक्ट को देखें या उसके इस एक डोमेन को देखें, तो ये देखा जाता है कि साइकोलॉजी में काउंसलिंग थोड़ा लेट आया। इसके लिए एक मैं आप लोगों के साथ एक पेज शेयर करती हूँ जिसमें काफी क्लियरली पूरे टाइमलाइन के साथ हम पूरे टाइमलाइन के साथ किस तरह से साइकोलॉजी में काउंसलिंग आया है इसको हम समझ सकते हैं। जस्ट अ मिनट।
मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या भैया सबको? हाँ बट जी, तो अगर हम देखें 1900 के अराउंड, लाइक बिफोर 1990s, तो लेट 1890s में एक काउंसलिंग का नाम का एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ये आया था इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, और ये काफी ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच से डेवलप हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम से इसका एक जो है ग्रोथ देखा जा सकता है। उसके बाद में 1990s में एक गाइडेंस का कॉन्सेप्ट आया, इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे, और ये टाइम से देखा जाता है कि काउंसलिंग एक वाइड रेंज में इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस काफी कॉमन हुआ। और फिर उसके बाद ये मेजर एक देखा जाता है कि 1911 में एक प्रॉपर एजुकेशनल कोर्स शुरू हुआ हार्वर्ड में, जो काउंसलर्स की ट्रेनिंग के लिए आया। और इस तरह से अगर हम देखें तो आगे फिर ये बढ़ता गया, और इसमें काफी अलग अलग थेरीज और काफी अलग अलग अप्रोचेस, और इसको काफी डेवलप होते हुए इवन अगर हम आज देखें तो 20s में, मतलब 2000s में एक काउंसलिंग काफी हाईली अडॉप्टेड, और काफी लोग इसको जाके इवन काउंसलिंग एज अ हेल्प भी पीपल आर सीकिंग। और इसको फिर अलग अलग एरियाज में भी आगे हम जैसे देखेंगे कि काफी अलग अलग एरियाज में काउंसलिंग ये सब्जेक्ट डेवलप हुआ। पहले ये सिर्फ जो अगर कोई मेडिकल एलिमेंट से अगर डील कर रहा है तो केवल वो काउंसलिंग हेल्प को सीख करता था, बट अब अगर हम देखें तो काउंसलिंग काफी बड़े एस्पेक्ट में स्प्रेड हुआ है। जैसे कि इसमें जैसे हम देखें कि मिलिट्री में अगर काउंसलिंग का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, स्कूल्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में भी स्कूल और एजुकेशन काउंसलर्स होते हैं। कई सारे एडिक्शंस को लेके सब्सटेंस अब्यूज काउंसलर्स होते हैं, जो आपको पर्टिकुलरली किसी एडिक्शन से डील करने में हेल्प करते हैं। फिर काफी सारे ऐसे डोमेन्स है जिसमें फैमिली काउंसलर्स, चाइल्ड काउंसलर्स, मैरिज काउंसलर्स, ये भी बहुत आजकल वाइड स्प्रेड एक फील्ड है जो काफी ज्यादा डेवलप हो रही है। और बहुत लोग अभी एक ये भी ऑब्जर्वेशन रहा है कि जो पहले स्टिग्मा होता था उससे भी लोग अभी उभर के, मतलब वो काउंसलिंग को नॉट जस्ट एज अ डीलिंग विथ प्रॉब्लम बट इवन उससे वाइडर पर्सपेक्ट में, और इसको एक नॉर्मलाइज करके भी इसको देख रहे हैं। इसके रिगार्डिंग भी हम लोग आगे और देखेंगे। और अगर इंडियन कल्चर में देखा जाए, इंडियन हिस्ट्री अगर काउंसलिंग की देखा जाए तो इसको ऐसे भी इंटरप्रेट किया जाता है कि इंडिया में काउंसलिंग इवन जब गुरु शिष्य परंपरा थी तब भी वो जिस तरह का सिस्टम डेवलप था, जो गुरु है वो शिष्य को केवल स्किल्स नहीं पर साथ में कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए भी हेल्प करता था, जो कि एक अगेन काउंसलिंग का पार्ट है। एंड इवेंचुअली जिस तरह से प्रॉपर काउंसलिंग की एक फील्ड डेवलप हुई है, दिस कैन बी सीन इन द पोस्ट डेवलपमेंट्स ऑफ द फील्ड ऑफ साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। आगे अगर हम देखें तो काउंसलिंग क्या नहीं है, ये भी एक समझना बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो काउंसलिंग क्या नहीं है, सबसे पहले तो केवल इंफॉर्मेशन देना ये काउंसलिंग नहीं होता। जैसे अगर कोई आया और उसको आप सिर्फ सूचनाएं अगर दे रहे हो तो दैट इज नॉट काउंसलिंग। सेकंड, किसी को सिर्फ एडवाइस देना, दैट इज अगेन नॉट काउंसलिंग। अगर कोई आपके पास अपनी प्रॉब्लम्स लेके आ रहा है या अपने कोई पीड़ा लेके आ रहा है तो पासिंग ऑन अ जजमेंट कि आपने सही किया या ये गलत किया, दैट इज नॉट काउंसलिंग। थर्ड, प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शंस, ये करो ये मत करो, ये जो हम लोग कई बार करते हैं ये काउंसलिंग का पार्ट नहीं है। फिफ्थ, काउंसलिंग में ये भी नहीं आता कि आप डायरेक्ट सोल्यूशन दो कि अगर इस तरह का कोई फैमिली प्रॉब्लम है तो ये 1 2 3 चीज करो और ये चीज ठीक हो जाएगी, ये काउंसलिंग नहीं है। सो दीज आर फ्यू ऑफ द पॉइंट्स जो हमको लगता है कि काउंसलिंग में ये चीजें होती है, बट ये ध्यान दिलाने वाली बात है कि काउंसलिंग में ये चीजें नहीं होती। और अगर इस तरह से कोई करता भी है तो वो सामने वाला जो होता है उसको ये चीज एक्सेप्ट नहीं होगा। तीसरा, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि तो फिर काउंसलिंग क्या है। तो काउंसलिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो हमें टू हेल्प देमसेल्व्स
इसमें जो क्लाइंट आपके पास आया है उसको आपको हेल्प करना है कि वो खुद की हेल्प कर सके, दैट इज टू ब्रिंग देम टू अ स्टेज कि वो सेल्फ एनालिसिस कर सके, वो खुद अपने प्रॉब्लम्स के जो है उसके सॉल्यूशंस वो खुद ढूंढ सके, इसकी उनमें कैपेबिलिटी इन डेवलप करना, ये एक सही काउंसलर का काम है। और तीसरा, उनको सही दृष्टि दे पाना, जो हम लोग कई बार बोलते हैं ना कि सही एंगल से सोचो या सही तरह से सोचो, तो एक सही की जो दृष्टि है ये प्रोवाइड करना, ये एक्चुअली काउंसलिंग का मेजर काम होता है। अब ये एक मुझे काफी अच्छा कॉन्टेक्स्ट लगा कि काउंसलिंग केवल बातें करना नहीं है, बट जो एक काउंसलर है उसको सुनने की भी एक बहुत बड़ी एक योग्यता बोल सकता है वो होना चाहिए। केवल सुनना नहीं, पर उसको सुन के समझ के फिर रिस्पॉन्ड करना, केवल रिस्पॉन्ड करना नहीं, बट उसके अकॉर्डेंस में आपके एक्शंस हो। और ये जो एक्शंस होंगे, ये जो काउंसलिंग सीख करने आया है वो, मतलब आपका क्लाइंट और काउंसलर, ये दोनों के बीच में कोई म्यूचुअली डिसाइडेड एक्शंस होने चाहिए। तो इस तरह से काउंसलिंग के स्टेजेस हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हेनरी फोर्ड का एक ये बहुत अच्छा कोट है जो मैं काउंसलिंग से रिलेट कर पाती हूँ कि कमिंग टुगेदर इज बिगनिंग। जो भी दो क्लाइंट्स आ रहे हैं उनका साथ में आना या मिलना इज लाइक द बिगनिंग ऑफ द प्रोसेस। स्टेइंग टुगेदर एंड जो उनका काउंसलिंग का काम हो रहा है जो साथ में है, वो एक प्रोसेस है। एंड जो वर्किंग टुगेदर, जब वो किसी चीज पे पहुंच पा रहे हैं, दैट इज व्हाट सक्सेस कैन बी रिलेटेड विद। अब ये क्वेश्चन आता है कि काउंसलिंग वेदर इज इट एन आर्ट और इज इट एन साइंस। जनरली जो भी हमारे ऐसे थेरीज या जो भी इस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं, इसको ये दो मेजर क्राइटेरियाज में हम लोग पुट करते हैं, वेदर इट इज एन आर्ट और साइंस। सो इट इज नोटिस्ड और कंक्लूडेड दैट काउंसलिंग इज बोथ साइंस एंड आर्ट्स। अब वो आर्ट क्यों है? बिकॉज आपको किसी एक व्यक्ति के साथ एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है, तो ये किसी तरह का एक स्किल और एक आर्ट रिक्वायर होता है। एंड व्हाई इज इट कॉल्ड एज साइंस? बिकॉज इसमें कोई प्रॉपर सिस्टमैटिक स्किल्स है, टेक्निक्स है, थेरीज है, एक प्रॉपर स्टेप्स जो है वो दिया हुआ है, जिसको फॉलो करके या जिसके बाद ही यू कैन रीच टू अ पर्टिकुलर रिजल्ट। इसीलिए इसको दोनों साइंस और आर्ट्स बोला। अब जब हम काउंसलिंग ये सब्जेक्ट देखते हैं, तो इसमें ये तीन एस्पेक्ट्स आते हैं जो कई बार बहुत इंटरचेंजेबली यूज हो जाते हैं। पहला है गाइडेंस, देन काउंसलिंग और साइकोथेरेपी। तो इसमें डिफरेंस क्या है ये भी एक समझना बहुत जरूरी है। गाइडेंस जो है, गाइडेंस बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन के तौर पर होता है और ये डेवलपमेंटल इश्यूज से डील करता है। और गाइडेंस अगर आप देखोगे तो ये प्रॉब्लम के पहले वाली स्टेज है, मतलब हम किसी को बताते हैं आप ऐसा करो, फिर ये होगा, फिर वो होगा, तो ये एक गाइडेंस का प्रोसेस हुआ। बट देन काउंसलिंग कब आता है कि जब वो इंसिडेंस या जब वो प्रॉब्लम, मे बी प्रॉब्लम इज नॉट द राइट वर्ड, बट जब वो इंस्टेंस हो गया है, आफ्टर दैट काउंसलिंग शुरू होता है। काउंसलिंग जो है वो एक रेमेडियल प्रोसेस है जिसमें आप किसी को अल्टरनेटिव्स की, अगर ये हो गया तो आप क्या कर सकते हो, इसके बारे में आप बताते हो। एंड काउंसलिंग ज्यादातर किस तरह से हम स्ट्रेस को डील करें, कॉन्फ्लिक्ट्स को डील करें, या हाउ टू हैव अ गुड लाइफ और गुड रिलेशनशिप, इस टाइप के जो क्वेश्चंस है ये जनरली काउंसलिंग में एड्रेस होते हैं। और अगर हम साइकोथेरेपी को देखें तो साइकोथेरेपी जनरली काउंसलिंग से एक स्टेप आगे है, बिकॉज इसमें सीरियस नेचर के जो थोड़े प्रॉब्लम्स हैं उनको डील किया जाता है। और इस तरह के जो कंडीशंस होते हैं ये थोड़े लॉन्ग टर्म होते हैं। लाइक काफी कोई अगर छोटा सा प्रॉब्लम है उसको लेके आपको अगर स्ट्रेस या कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो आप एक काउंसलिंग सीख करोगे। बट कोई प्रोलॉन्गेटेड इशू है तो उसके लिए साइकोथेरेपी यूज होगा। साइकोथेरेपी जो है ये भी काउंसलिंग का ही पार्ट है, which requires more level of expertise and knowledge. तो counseling is what? Counseling is guidance plus assessment plus career को लेके भी आप, ये कुछ डोमेन्स भी है काउंसलिंग के जिसमें काम होता है। तो करियर के बारे में क्लैरिटी, पर्सनल ग्रोथ एंड सोशल रिलेशनशिप, दिस इज ऑल कि इन सबको मिला के हम काउंसलिंग को रेंडर कर सकते हैं। अब इसके बाद एक ये क्वेश्चन आता है कि काउंसलर क्या है और
कोई काउंसलर कैसे बन सकता है, तो इसको मेजरली 3 पार्ट्स में हम लोग समझ सकते हैं कि पहले उसके लिए प्रॉपर प्रोफेशनल होना चाहिए, कुछ तरह की क्वालिटीज है जो काउंसलर में होना चाहिए, और देयर इज अ कंपलसरी लाइसेंसिंग। ऐसे हम में से कोई भी काउंसलर नहीं बन सकता, उसके लिए कुछ एग्जाम्स है, कुछ कोर्सेज है, या कुछ तरह के सेट गाइडलाइंस है, वो कंप्लीट करने के बाद ही कोई प्रॉपर काउंसलर बन सकता है। तो प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स में यही है कि आपको प्रॉपर थेरोटिकल नॉलेज हो, और आपको ट्रेनिंग किस तरह से वो नॉलेज को इम्प्लाई किया जाए इसका आपके पास स्किल और नॉलेज होना चाहिए, और ट्रेनिंग होनी चाहिए। पर्सनल कुछ बेसिक क्वालिटीज जो काउंसलर्स में होनी चाहिए, लाइक इफ यू फील दैट आई शुड बी अ काउंसलर, तो खुद में हम ये देखें कि ये क्वालिटीज क्या मुझ में है। तो इनमें से कुछ क्वालिटीज है सेंसिटिविटी, एम्पैथी, एक केयरिंग एटीट्यूड, सुनने की क्षमता, और अ गुड कम्युनिकेशन स्किल। दिस आर फ्यू वेरी बेसिक मैंडेटरी स्किल्स। और लाइसेंसिंग में आपके पास काउंसलिंग का मास्टर्स का डिग्री या कोई स्पेसिफिक कोर्सेज होते हैं जो करने के बाद आप एज अ काउंसलर एक्ट कर सकते हो, या आप एज अ काउंसलर आप काम कर सकते हो, और उसके कुछ गाइडलाइंस है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, इन्होंने एक एक्ट पास किया है जिसका नाम है नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एक्ट 2021, जिसके अंडर में कुछ गाइडलाइंस दी हुई है। तो अगर आप इन गाइडलाइंस को फुलफिल करते हो तो आप एक काउंसलर बन सकते हो। तो ये मेजरली एक बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि काउंसलिंग क्या होती है, काउंसलर क्या होता है, काउंसलिंग किस तरह से की जाती है। और अगर हम आगे देखें तो नेक्स्ट एक पार्ट है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी जो है, ये काफी तरह के अलग अलग थेरेपीज डेवलप हुए इवेंचुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जिसको यूज करके ये थेरीज को यूज करके आप अच्छे से एक असेसमेंट कर सकते हो। आप एक टाइप का प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या हो रहा है ये चीज आप फाइंड कर सकते हो। तो कुछ तरह की साइकोथेरेपीज है जो डेवलप हुई है इन द फील्ड ऑफ काउंसलिंग। तो उसमें सबसे पहला है फिजियो एनालिटिकल अप्रोच, सॉरी साइको एनालिटिकल अप्रोच। साइको एनालिटिकल अप्रोच ये जो थेरी है, ये सबसे पुराना थेरी है, एंड एक्चुअली द इम्पोर्टेंट थेरी इज साइकोडायनामिक्स। पर साइकोडायनामिक्स समझने के लिए हमें साइको एनालिटिकल अप्रोच समझना जरूरी है। तो साइको एनालिटिकल अप्रोच क्या है, पहले ये समझते हैं। साइको एनालिसिस ये जो कॉन्सेप्ट है, ये सिगमंड फ्रेड, अब हम में से जो भी साइकोलॉजी पढ़ रहा है हम सब ने अब ये नाम तो सुन लिया है, सिगमंड फ्रेड ने साइको एनालिटिकल अप्रोच ये लाया था। साइको एनालिटिकल अप्रोच जो है, सिगमंड फ्रेड इज एक्चुअली, इनको फादर ऑफ साइको एनालिसिस भी बोला जाता है। सिगमंड फ्रेड जो है ये एक्चुअली जब पेशेंट्स को देखते थे तब ये उनका एक एनालिसिस रिसर्च बनाते थे, और इन रिसर्चेस जो उन्होंने कैरी आउट किए ड्यूरिंग द टाइम जब वो पेशेंट से बात करते थे, उसके बेसिस पे इन्होंने कुछ थेरीज बनाई। अब इन्होंने ये थेरीज में क्या कंक्लूड किया कि इसमें अगेन इसमें हम अब दर्शन से भी थोड़े रिजेम्बलेंस इसमें दिखते हैं। इन्होंने माइंड को आइडेंटिफाई किया, और इन्होंने माइंड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला उन्होंने बोला कॉन्शियसनेस, दूसरा बोला सबकॉन्शियसनेस, और तीसरा बोला अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियसनेस में इन्होंने बोला कि जब हम फुल्ली अवेयर होते हैं हम क्या कर रहे हैं, उसको इन्होंने डाला कॉन्शियसनेस में। सबकॉन्शियसनेस में इन्होंने बोला कि ऐसी कुछ घटनाएं जो हुई है पर अभी मुझे याद नहीं है, बट अगर आप थोड़ा सोचोगे तो आपको याद आ जाएगा। से फॉर एग्जाम्पल कि आज से 3 दिन पहले मैंने क्या खाया था, तो मे बी उस टाइम पे आपको याद ना हो, बट समवेयर सबकॉन्शियसली आपको पता होगा कि हाँ मैंने 3 दिन बाद ये खाया था, बट फॉर दैट यू हैव टू पुट स्ट्रेस ऑन योर ब्रेन टू थिंक कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। और तीसरा इन्होंने बोला अनकॉन्शियस माइंड। अब अनकॉन्शियस माइंड में इन्होंने काफी मतलब अनकॉन्शियस माइंड में इसमें काफी ज्यादा स्ट्रेस किया है, और अनकॉन्शियस माइंड में इन्होंने बोला कि थॉट्स, फीलिंग, डिजायर्स और मेमोरीज ये स्टोर होता है। थॉट्स मतलब हमारे विचार, फीलिंग्स मतलब हमारी जो आशा है किसी चीज को लेके वो, डिजायर इच्छा,
और मेमोरीज को मैं चित्रण के रूप में एसोसिएट या रिलेट कर पाई। और ये जो हमारे थॉट्स, फीलिंग्स, डिजायर और मेमोरीज जो हमारे ब्रेन में स्टोर होते हैं, या जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड, इन्होंने वर्ड यूज किया है, तो अनकॉन्शियस माइंड में जो मेरे थॉट्स, फीलिंग्स, डिजायर और मेमोरीज जो सेव हुए, उसके बेसिस पे मेरा बिहेवियर बनता है। और वो बिहेवियर कैसे बनता है, इसको इन्होंने ऐसे बोला कि जो भी मेरे मेमोरीज स्टोर हुए, वो अगर मैंने एक्सप्रेस नहीं किए, जो मेरे रिप्रेस्ड इमोशंस रह जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग या इस तरह के जो इवेंट्स हुए उसके बेसिस पे मेरे कुछ बिलीफ बने, और उन बिलीफ के बेसिस पे एक बिहेवियर बना। तो इसका मैं ऐसे रिलेट कर पाई कि इसमें इन्होंने जो माइंड को एक्नॉलेज किया, पर वो सिर्फ 4.5 क्रिया तक की बात की, क्योंकि आशा, विचार, इच्छा, जो मन, वृत्ति और चित्त में होने वाली क्रियाएं, केवल उतने तक ही ये एक्सटेंड होता दिखता है। उसके आगे इन्होंने कुछ बोला नहीं। और उसमें भी ये बोला कि हमारा जो बिहेवियर है या जो हमारा बिलीफ है, ये इन 3-4 डोमेन से बनता है। और इसको फिर आगे साइकोडायनामिक्स जो है, साइकोडायनामिक्स जो है, ये सिगमंड फ्रॉइड की ही थ्योरी का एक्सटेंशन है। अब जैसे जब भी कोई थ्योरी आई है, कुछ लोगों ने उसको माना और कुछ लोगों ने उसको नहीं माना। तो ऐसे लोग जो सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी जो थी साइको एनालिसिस की, उसको मानते थे, और उसके बेसिस पे उन्होंने उस थ्योरी को एक्सपांड किया। जैसे इसमें से कुछ लोग थे कार्ल जुंग, अल्फ्रेड एल्डर और एना फ्रेड उन्हीं की बेटी थी, और एक एरिक एरिक्सन। ऐसे और भी कुछ लोग थे जो साइकोडायनामिक को मानते थे। और साइकोडायनामिक एक मेजर और सबसे पुराना थ्योरी है। तो साइकोडायनामिक्स जो है, साइकोडायनामिक्स में लोगों ने डेवलपमेंट को एक बड़ा इम्पोर्टेंट प्लेस दिया, और उन्होंने अनकॉन्शियसनेस, जो इन्होंने पहले बोला था, माई थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स के बारे में, डिजायर्स, फीलिंग्स, थॉट और मेमोरीज, इसको एक्सटेंड करते हुए इन्होंने उसी को और डेवलप किया, और इनका भी फोकस अनकॉन्शियसनेस पे रहा। सेकंड, इनका एक ऐसा था फोकस कि वो डेवलपमेंट को लेके था, और ये हर चीज को इस तरह से देखते थे कि आज जो हम है, अगर मैं खुद के लिए देखूं तो मैं आज 24 इयर्स में जो आज नेतल है, ये नेतल आज ऐसी क्यों है, बिकॉज पीछे कुछ कुछ इवेंट्स हुए, या मेरे आज के बिहेवियर का कारण पहले कुछ इवेंट्स है, जिस इवेंट्स के वजह से मुझ में कुछ आशा, विचार, इच्छाएं बनी, कुछ मेमोरीज बनी, और उस वजह से मेरा आज कुछ तरह का बिहेवियर। तो इस तरह से, और इनका बहुत बड़ा एरिया ऑफ फोकस रहता है कि जो भी चीज हो रही है वो कहाँ से आ रही है। मेरा अगर आज नेतल का आज अगर ऐसा बिहेवियर है, तो नेतल पहले ऐसी क्या थी कि उसका आज ऐसा बिहेवियर है। तो ये भी उनका एक काफी बड़ा एरिया ऑफ डोमेन रहता है। एंड हाँ, और मेजरली इसमें वही बात आती है कि इनका पूरा फोकस एक बिहेवियरल सिस्टम पे, और उसको जो लेके बिलीव्स बने, इस तरह से साइकोडायनामिक थ्योरी जो है ये डेवलप हुई। सेकंड जो मेजरली थ्योरी जो है वो है कॉग्निटिव बिहेवियरल अप्रोच या कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी। पहले एक टाइम पे कॉग्निटिव थ्योरी और बिहेवियर थ्योरी को इंडिविजुअली भी पढ़ा जाता था। आज की डेट में जनरली सीबीटी के नाम से कॉग्निटिव बिहेवियरल थ्योरी जो है ये ज्यादातर पढ़ा जाता है। भैया ने भी एक पहले इसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से बिहेवियरल के लिए जो लर्निंग बेसिस है वो हमने एनिमल्स का और डॉग्स का और रैट्स का इस तरह का लेके जो हमने एक प्रोसेस को समझा, जिस तरह से ये साइकोलॉजी एनिमल सेंट्रिक जो डेवलप हुई, उस तरह से एक बिहेवियरल अप्रोच का एक डोमेन वो भी रहा है। इन्होंने ह्यूमन बिहेवियर का जो लर्निंग बेसिस है, या जिस तरह से वो बिहेवियर को इन्होंने इंटरप्रीट किया, उसमें इन्होंने एनिमल्स को सेंटर में रखा, या एनिमल्स के बिहेवियर से इन्होंने ह्यूमन बिहेवियर को आइडेंटिफाई किया। सो अगेन इसमें एक क्वेश्चन ऐसा अराइज होता है कि जब हम मानव को एनिमल से एक हायर एंटिटी मानते हैं, तो हाउ मच इज इट करेक्ट कि हम एनिमल को बेस में रख के ह्यूमंस का स्टडी करें। So that comes a major question which has to be thought about.
सेकेंडली इसमें एक अच्छा ये बात लगती है इस थ्योरी में, मेरा इस तरफ ध्यान गया कि इन्होंने एक ये चीज बोली है कि जो भी इनइफेक्टिव एक ह्यूमन का पहले का बिहेवियर होता है उसको अनलर्न करके ह्यूमन में ये कैपेसिटी है कि वो नया एक इफेक्टिव बिहेवियर डेवलप कर सकता है या एक नई ऐसी हैबिट्स जो है ये डेवलप कर सकता है। इसके लिए हम एक ऐसी एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे सपोज किसी को कोई अगर गलत आदत हो, से फॉर एग्जांपल स्मोकिंग की आदत हो, तो वो ये क्योंकि एक इनइफेक्टिव बिहेवियर है तो वो अपने आप उसमें ये कैपेबिलिटीज है या ये मूल में उसमें एक ह्यूमन में है ड्राइव कि वो उसको छोड़ के एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करेगा। So they say that whatever ineffective behaviors are there that can be unlearned and new patterns and new behavior and habits can be and effective habits can be developed in any human being. और इनका एक ऐसा भी मानना है जो बिहेवियरल थॉट से है, क्योंकि जितने भी थेरीज आए ना इसमें ये चीज देखी जाएगी कि वो पहले की थेरी को कुछ एक्सेप्ट करते हैं, कुछ निगेट करते हैं और एक नया थेरी आता है। तो इनका भी ऐसा मानना है कि कोई इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता, बट कोई इंस्टेंस या एक्सपीरियंसेस उसके होते हैं, ऐसे कोई इवेंट्स उसके लाइफ में होते हैं जिससे उसका बिलीफ बनता है और वो बिलीफ के बेसिस पे उसका बिहेवियर होता है। और मेजरली इसमें जो एक मुझे अच्छी चीज लगती है वो है कि इन्होंने जो न्यू लर्निंग पैटर्न्स की बात की, क्रिएशन ऑफ न्यू लर्निंग पैटर्न्स, ये इस थ्योरी का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट या एक वो रीजन जिस वजह से ये थ्योरी इवन अभी भी चल रही है या अभी भी काफी प्रचलन में है। ये न्यू लर्निंग पैटर्न्स पे इन्होंने बहुत आगे काम किया और काफी टूल्स भी डेवलप किया। अब जब हम सीबीटी की बात करते हैं, कॉग्निटिव और बिहेवियरल थेरेपी, जो इन दोनों का एक कंबाइन स्वरूप है, तो सीबीटी का एक साइकिल है जिसमें उन्होंने बोला कि सबसे पहले थॉट्स के अकॉर्डिंग फीलिंग्स और फीलिंग्स के अकॉर्डिंग फिर एक ह्यूमन बिहेवियर, ये एक साइक्लिक पैटर्न है। तो अगर कोई हम नई चीज सिखाए तो उससे वो एक नया पैटर्न पूरा फॉर्म हो सकता है। इसके लिए इनकी कुछ थेरेपीज भी डेवलप हुई है, मतलब बीइंग अ काउंसलर अगर आपके पास कोई आता है तो आपको कुछ प्रैक्टिसेस उनको देने होंगे, या बिकॉज यू कैन नॉट गो एंड टीच देम कि तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, तुम्हारा इमोशंस ठीक करो। रादर देन काउंसलिंग इज मेजरली बेस्ड कि जहाँ वो कुछ इस तरह के कन्वर्सेशंस एस्टैब्लिश करते हैं या ऐसे कुछ प्रैक्टिसेस, ऐसे कुछ एक्सरसाइजेस करवाते हैं जिससे ये मॉडल काम करे या जिससे ये थ्योरी काम करे। इस वजह से हमने भी प्रैक्टिकल्स को एक काफी इंपॉर्टेंस दिया है। जैसे कि पहले जो हमने साइकोडायनामिक्स पढ़ा था, साइकोडायनामिक्स थ्योरी में जनरली लोग अलग अलग थेरेपी यूज करते हैं, जिसमें से एक है कि टॉक थेरेपी, जिसको वो लोग बोलते हैं कि आप बात करो, बात करने से आपके पहले के कुछ जो इवेंट्स हुए हैं या जो आपके रिप्रेस्ड इमोशंस है जो कभी बाहर नहीं आए, आप उस बारे में बात करोगे और वो शायद ठीक होगा या कम होगा। या इवन साइकोडायनामिक्स में एक ड्रीम एनालिसिस होता है कि अगर आपको रिकरिंग कुछ ड्रीम आता है तो उसका भी वो इंटरप्रीट करके उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। उसी तरह बिहेवियर एंड कॉग्निटिव अप्रोच में एक मेजरली जो थ्योरी यूज होती है वो एक्सपोजर थेरेपी होती है। एक्सपोजर थेरेपी जो है, इसके थ्रू सीबीटी के अंडर लोगों ने डिप्रेशन और इसको भी डील किया है। अब एक्सपोजर थेरेपी में एग्जैक्टली क्या होता है, इसमें जैसे हमने बात की कि न्यू लर्निंग पैटर्न्स को डेवलप करना है, तो आपके पहले के पैटर्न्स को ब्रेक करना और न्यू पैटर्न्स को डेवलप करना, इसके लिए उन्होंने एक तरीका निकाला, एक्सपोजर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कुछ लोग होते हैं जिनको से फॉर एग्जाम्पल कहीं कोई स्पेसिफिक जगह पर जाने से डर लगता है, तो बाय सम मीन्स वो उनको उस जगह के पास में या उस जगह का एक्सपीरियंस जो है वो फील कराते हैं। तो क्योंकि अब उस जगह का आपको एक्सपोजर मिल रहा है जिससे आप डर रहे थे या जो आपके पैटर्न्स में नहीं था, तो उससे वो एक्सपोजर मिलने से आप में वो एक्सपोजर आएगा और एक न्यू पैटर्न आप में फॉर्म होगा। तो एक्सपोजर थेरेपी जो है ये एक वाइडली यूज थेरेपी है इन बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव अप्रोच।
अब बिहेवियरल एक कॉग्निटिव अप्रोच के बाद जो थेरेपी डेवलप हुई है, इसका नाम है ह्यूमनिस्टिक एंड पर्सन सेंटर्ड अप्रोच या पर्सन सेंटर्ड थेरी। एक और पॉइंट बिहेवियरल एस्पेक्ट में जो मेरा ध्यान गया, अगर हम इवन दर्शन में भी देखें तो जब हम बोल रहे हैं कि न्यू लर्निंग पैटर्न्स की अगर हम बात करें, या हम जब ये बोल रहे हैं कि पुरानी बातें अनलर्न करके वो सही सीखना ही चाहता है, तो इस बात पे ना दर्शन में बहुत अच्छे से इस बात का ध्यान दिलाया है कि इवन जो एक छोटा बच्चा है, एक शिशु भी जो है, वो सत्य वक्ता, न्याय का वाचक और सही कार्य व्यवहार का इच्छुक होता है। मतलब ये एक बात बहुत क्लियरली दर्शन में स्टेट किया है कि अगर एक छोटा बच्चा भी है, मतलब एक मानव जो ऐसा बच्चा जिसमें बहुत समझ भी नहीं आई है, ये मूल सिद्धांत उसमें है ही। तो और एक सेकंड ये चीज बात ध्यान में जाती है कि जब हम अस्तित्व में है और अस्तित्व में होने के कारण हर इकाई में या हर परमाणु में भी पूर्णता की चाहना है, तो पूर्णता के अर्थ में भी हम अगर देखें तो वो आगे डेवलपमेंट या सही करना चाहेगा ही। तो ये दो एक एस्पेक्ट है जो मुझे लगता है इसको रिलेट करके भी और इसको हम आगे एलोबरेट कर सकते हैं। थर्ड जो ह्यूमनिस्टिक और पर्सन सेंटर्ड अप्रोच है, इसमें इन्होंने ये बोला, अब अगेन इस अप्रोच में इन्होंने पहले जो थ्योरी थी कॉग्निटिव बिहेवियर अप्रोच, जो थोड़ी इवेंट स्पेसिफिक थी, इसको मना करते हुए इन्होंने इसमें बोला कि ह्यूमंस को आप ऐसे इवेंट्स में नहीं समझ सकते, उसको एज होल समझना चाहिए। और एज होल में इन्होंने ये चीज बोली कि डिफरेंट सिचुएशंस में ह्यूमन कैसे रिएक्ट करता है उसको हम समझे। और सेकेंडली इनका एक पॉजिटिव अप्रोच ऐसा था कि इन्होंने ये बोला कि हर इंडिविजुअल, अब इसमें ये चीज है कि इन्होंने ह्यूमन को या एक पर्सन को काफी इंडिविजुअल तरह से देखा, और इंडिविजुअली उन्होंने बोला कि हर इंडिविजुअल या हर ह्यूमन पॉजिटिव ही रहना चाहता है, फॉरवर्ड लुकिंग है, काफी रियलिस्टिक होता है, और हर सेल्फ अवेयर और सेल्फ एक्सेप्टिंग होता ही है। सो ये जो थ्योरी है इसमें काफी ज्यादा इन्होंने पॉजिटिविटी के तरफ इसको ड्रिवन किया। और इसमें एक काफी अच्छा पॉइंट इन्होंने ये भी रखा है कि ह्यूमन विजडम इज मोर देन इवेंट। तो मतलब जो एक इंसान का, आई डोंट नो विजडम के लिए सही वर्ड, जो ह्यूमन विजडम है या जो वाइजनेस एक इंसान में है, वो किसी भी एक घटना से बढ़कर या उससे एक बड़ी चीज है। तो इसमें अगेन ऐसा देखा जाता है कि एक स्टेप फॉरवर्ड ही एक लीप लिया है, और इस तरह से इस थ्योरी को मेजरली रखा गया। और इसमें क्लाइंट और काउंसलर का जो रिलेशनशिप है इसको भी क्लियरली स्टेट किया है कि ये नॉन डायरेक्टिव फॉर्म में होगा। इसमें उन्होंने ऐसा माना कि ह्यूमन, मतलब जो काउंसलर है और जो क्लाइंट है, ये दोनों सेम है इन द सेंस ये क्योंकि ये दोनों को इंडिविजुअल तरह से ही देख रहे हैं, तो इसको ये दोनों आगे ही ले जाना चाहते हैं, दोनों ही पॉजिटिविटी के तरफ फॉरवर्ड लुकिंग। और इसमें इन्होंने ये भी बोला कि लोग ट्रस्ट वर्दी, मतलब भरोसे का जो एक जो हम बोलते हैं कि विश्वास आधार मूल्य है, ये भी जो फैक्ट है ये पर्सन थ्योरी या ह्यूमनिस्टिक थ्योरी में कहीं एड्रेस होता हुआ दिखता है। इसमें जैसे अब वही अगर दर्शन से भी अगर इसको हम रिलेट करें तो एक तो वही जो विश्वास में मूल विश्वास को जो ये लोग देख रहे हैं जिसको हम आधार मूल्य भी बोल रहे हैं, वो एड्रेस होता है। एंड इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि मानव मनाकार को साकार करने वाला, मनस्वस्थता का आशावादी जो हम बोलते हैं, वो भी दिखता है, क्योंकि दिस ऑल्सो लीड्स टुवर्ड अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। बट इसका ड्रॉबैक यही दिखता है कि ये इन सारी प्रोसेस को काफी इंडिविजुअल तरह से या काफी इंडिविजुअलिस्टिक वे में देख रहे हैं। अब इसके आगे अगर हम जाए तो सिस्टमैटिक अप्रोच। नाउ अगेन सिस्टमैटिक अप्रोच जो है ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोच से एक स्टेप और आगे है। अब एक स्टेप और आगे कैसे है, क्योंकि इसमें ये फैमिली को या बाकी जो लोग हैं इंडिविजुअल से एसोसिएटेड उसको भी कंसिडर करते हैं। उसको ये लोग कंसिडर इस तरह से करते हैं
कि इवन सिस्टमैटिक अप्रोच को कहीं कहीं फैमिली सेंटर्ड अप्रोच के नाम से भी एड्रेस किया गया है। ये वाला जो थ्योरी है ये लेट 1960s और अर्ली 1970s में आया था। इसमें इन्होंने ये बोला, इस थ्योरी का इवन एक ये भी चीज है कि इन्होंने किसी पहले की थ्योरी को निगेट नहीं किया। इसका जो ओरिजिन है उसका रीजन भी कोई पहले की थ्योरी को निगेट करना नहीं है, बट ये थ्योरी ओरिजिनेट इस तरह से हुई कि बिकॉज वी आर प्रैक्टिसिंग इन फैमिली, और क्योंकि हम अलग अलग एंटिटीज के साथ रह रहे हैं, उसके लिए ह्यूमन का बिहेवियर कैसा हो उसको सेंटर में रखते हुए सिस्टमैटिक अप्रोच काफी ज्यादा आगे डेवलप हुआ। इसमें ये चीज बोली है कि ह्यूमन बिहेवियर जो है ये सिर्फ इंटीग्रल फीलिंग या इंडिविजुअल फीलिंग से ही डेवलप नहीं होता, या इंट्रा पर्सनल फीलिंग, या जैसे मुझ में जो कॉन्फ्लिक्ट्स है या मेरी जो कंडीशनिंग है या मेरी कुछ भी तरह की अगर अक्षमताएं है, तो इंडिविजुअली किसी रीजन से जो मेरा ह्यूमन बिहेवियर है ये सिर्फ उस एक डोमेन से कंट्रोल्ड नहीं है, बट ऐसी बहुत सारी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है या इंटरपर्सनल एसोसिएशन है जिसको इन्होंने सिस्टम से रिलेट किया। जैसे हम लोगों ने फैमिली थेरेपी, फैमिली साइकोलॉजी में भी देखा था कि उन्होंने बोवेन्स फैमिली थ्योरी में भी उन्होंने फैमिली को एक सिस्टम के जैसे रिकॉग्नाइज किया। तो इन्होंने भी वही बोला है कि इन्होंने भी वैसे ही सिमिलरली ऐसे देखा है कि ह्यूमन के साथ जो इंटरैक्शन हो रहे हैं या जो पेरिफेरी में लोग हैं उनको इन्होंने सिस्टम के तरह से समझा, और इन्होंने वही बोला कि ऐसे काफी सारे दूसरे एलिमेंट्स हैं जो एक दूसरे के कम्युनिकेशन से या एक दूसरे के होने से भी अफेक्ट होते हैं। जैसे कि मेरा बिहेवियर सिर्फ मेरी सोच के वजह से नहीं, बट मेरे आसपास जो लोग हैं उनका किस तरह का बिहेवियर है या वो कैसे है उससे भी मेरा बिहेवियर चेंज होता है। वो किस तरह से मुझसे बात कर रहे हैं उससे भी मेरा बिहेवियर चेंज होता है। तो इन्होंने इस एक बात को भी एड्रेस किया कि नॉट जस्ट इंडिविजुअल बट बाकी के जो आसपास में एंटिटीज है उससे भी एक इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है ये थोड़ा बदलता है या ये थोड़ा अस्थिर होता है। और इसके लिए एक बहुत अच्छी चीज जो इन्होंने एस्टैब्लिश की, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट लाया दैट इज साइकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम होता है बैलेंस। तो एक तरह का बैलेंस हमें डेवलप करने की जरूरत है कि इंस्पाइट ऑफ बाहर में जो भी अस्थिरता या अनिश्चयता चल रही है मुझ में वो बैलेंस बना रहे या वो साइकोलॉजिकल बैलेंस स्टेट बनी रहे, उसके बारे में इन्होंने एड्रेस किया है। तो ये भी एक काफी अच्छी चीज लगती है। जो सिस्टमैटिक अप्रोच है ये काफी ज्यादा फैमिली काउंसलिंग्स और कपल थेरेपीज और जो इस तरह के जो ग्रुप थेरेपीज होते हैं उसमें ये काफी वाइडली यूज होता है। जो सिस्टमैटिक अप्रोच है इसमें काउंसलर को एक ये चीज ध्यान रखने वाली बात है या ये एक चीज इसमें जो नोटिस की जाती है या जो ज्यादा ध्यान रखी जाती है ये है कि जब सिस्टमैटिक अप्रोच से कोई भी काउंसलिंग हो रहा है या जब भी कोई ग्रुप काउंसलिंग हो रहा है उसमें जरूरी नहीं है कि सब ये काउंसलिंग को एक्सेप्ट करे, या इवन जैसे अगर कोई हस्बैंड वाइफ का काउंसलिंग हो रहा है मैरिज रिलेटेड तो नॉट नेसेसरी कि दोनों वो काउंसलिंग करना चाह रहे। एंड इन दिस इट इज इंश्योर्ड कि दोनों के ग्रोथ की तरफ या बिकॉज यू हैव टू रीच टू अ सोल्यूशन उस पर्सपेक्टिव से ये काउंसलिंग हो रहा हो। तो इसमें कभी भी प्रॉब्लम ये वर्ड को यूज नहीं करते। इसमें जनरली वर्ड्स लाइक वरी या व्हाट आर योर वरीज इस तरह के अल्टरनेटिव वर्ड्स काफी दिए हैं, उनको जनरली यूज किया जाता है। ये मेजरली जो है ये 4 अप्रोचेस है जो जो काउंसलिंग साइकोलॉजी में यूज होता है। इसके बाद एक वर्ड है जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटिव साइकोथेरेपी। इंटीग्रेटिव साइकोथेरेपी का मतलब ये होता है कि ये जो भी हमने अभी 4 मेजर अप्रोचेस पढ़े ये कोई भी इंडिविजुअली यूज नहीं होते।
जब भी एक काउंसलर कोई काउंसलिंग कर रहा है वो ये नहीं सोचता कि हाँ आज मैं सिस्टमैटिक अप्रोच से काउंसलिंग करूंगा या मैं आज सीबीटी मेथड से काउंसलिंग करूंगा। इसमें ये होता है कि इंटीग्रेटिव साइकोथेरेपी का मतलब ये होता है कि हम डिफरेंट अप्रोचेस यूज करके उस सिचुएशन को डील करने के लिए किस तरह से कौन से अप्रोच को यूज किया जाए, उस तरह से उसके मिक्स और मैच या उसके कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से एक काउंसलिंग सेशन या काउंसलिंग साइकोलॉजी या काउंसलिंग थेरेपी सेशंस को डील किया जाता है। इसमें ऐसे कभी नहीं होगा कि एक इंडिविजुअल आज मैं कोई क्लाइंट आया तो मैं आज सीबीटी के अकॉर्डिंग ही थेरेपी करूंगा या करूंगी। दिस इज नॉट द अप्रोच। इसलिए सब तरह के अप्रोचेस पता हो, उसमें किस तरह की थेरेपीज या किस तरह के अलग अलग प्रैक्टिसेस या टूल्स और टेक्निक्स डेवलप हुए ये पता हो, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट लगता है। एंड बस ये मेजर 4 तरह के अप्रोचेस है। तो पहले 2 चैप्टर्स में मैंने इन्हीं को रखने का कोशिश किया है और इसी को और एलॉबरेट किया है। बस आज के प्रेजेंटेशन में तो मैं इतना ही रखना चाहूंगी। अगर किसी के कुछ क्वेश्चंस हो तो हम वो ले सकते हैं। जी तो ये बहुत अच्छा लगा निखिल दीदी, और इसमें जो सिस्टमेटिक अप्रोच है वो हमारे मध्यस्थ दर्शन जहाँ से इंटरवीन करेगा, मुझे लगता है कि वहाँ से ये टच करता है। यहाँ पे फैमिली सेंटर्ड अप्रोच कह रहे हैं इसको, जबकि दर्शन में जो है पूरी व्यवस्था को समझकर फिर काउंसलिंग की बात आएगी। मुझे लगता है वो बिल्कुल भैया, एक्सटेंशन होगी। तो एक बात है। ये कोई क्वेश्चन नहीं था, बस मैं अपना ही उद्गार रख रहा था। बाकी जी जी भैया। कोई प्रश्न? भैया ये पढ़ते टाइम मेरे एक ये भी ध्यान गया जो मैं सबके साथ शेयर भी करना चाहूंगी कि हर जगह ये दिखता है कि कहीं ना कहीं रिलेटेबिलिटी है, कुछ एक्सटेंड तक रिलेटेबिलिटी है, बट कंप्लीटनेस जो है वो कई जगह लैकिंग लगता है। तो वो हमारे लिए भी मुझे लगता है कि एक मेजर टास्क है कि किस तरह से हम वो कहाँ तक जा रहा है उसको एड्रेस कर पाए और उसको भी एक्नॉलेज करें, बिकॉज उसमें भी काफी एफर्ट्स और काफी लोगों ने रिसर्च करने के बाद वो एक स्टेट तक आए। तो उसको एक्नॉलेज करते हुए आगे हम इसको कितना पॉजिटिवली ले जा सकते हैं और कितना इसको सोल्यूशन ओरिएंटेड बना सकते हैं, या कितना ये हमें इवन दर्शन से काफी एस्पेक्ट जुड़ते हुए दिखते हैं तो उसको भी एड्रेस करें, तो ये काफी अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल, जैसे आपने कई सारे अप्रोचेस बताए और कुछ उसमें जो अप्लाई किया जाता है टूल के रूप में, जैसे जी जी भैया। फियर से ओवरकम करने के लिए बता रही थी, तो मुझे वो घोस्ट हाउस की याद आ गई, जहाँ पर जो है कई तरह से डरने के आइटम बनाए रखते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे बच्चा निडर हो जाता है। हाँ तो इन सभी का उपयोग तो होगा ही। मुझे लगता है कि ये सभी सहयोगी रहेंगे हमारे आगे के जो भी अप्रोच है उसको डेवलप करने में। इसमें एक जो इवन सीबीटी है, सीबीटी बहुत वाइडली यूज होता है बिकॉज सीबीटी थ्योरी का एक मेजर अचीवमेंट एक बोल सकते ये रहा कि डिप्रेशन जैसे जो एक साइकोलॉजी के टर्मिनोलॉजीज में एक बड़ा प्रॉब्लम माना जाता है या एक डिफिकल्ट स्टेट माना जाता है, एक एक्सट्रीम बिहेवियर है, उसको डील करने में भी सीबीटी जो है ये हेल्प करता है। जिसमें लोगों ने जैसे देखा जाता है कि डिप्रेशन में अगर कोई है तो वो लोगों से बात नहीं करना चाहता, अवॉइड करता है, जो पहले काम कर रहा था वो भी नहीं करता। इस तरह के काफी टेंडेंसीज देखने मिलते हैं। तो इवन वहां पे भी जो एक्सप्लोर थेरेपी है इसको लोगों ने यूज किया, उनको बाहर लेके जाना, लोगों के साथ मिलाना, बात कराना। अगर आप देखोगे इवन रिहैब्स में भी ये एक्सप्लोर थेरेपी होती है जहाँ इवन लोग अपनी अपनी बातें रखते हैं, अपनी स्टोरीज रखते हैं और किस तरह से उन्होंने एक तरह से ठीक हुए हैं या एक तरह से वो बेटर स्टेट में आ पाए इसका शेयरिंग रखते हैं। तो इस तरह के काफी सारे थेरेपीज के टूल्स है जो काउंसलिंग में यूज किए जाते हैं। हाँ, गीता दीदी ने क्वेश्चन रखा है, टॉक थेरेपी जी को थोड़ा और एलेबरेट करके बताएं।
जनरली देखा जाता है कि अपनी कहानी सुनाते हैं, जिससे जो सामने वाला है वो रिलेट करके फिर अपनी समस्याएं या दूसरी चीजें बताता है। तो और क्या चीजें टॉक थेरेपी में हैं, यदि आपने पढ़ा है तो उसको बताएं। भैया टॉक थेरेपी में भी जैसे काफी सारे अलग अलग मतलब काफी अलग अलग तरह से इसको किया जाता है। मेजरली टॉक थेरेपी जो है ये बेसिकली साइकोडायनामिक्स में भी यूज होता है, जिसमें जैसे हमने बोला वो मेजरली इवेंट ड्रिवन है। साइकोडायनामिक्स में ऐसे बोला कि कुछ मेरे पास्ट में ऐसा इवेंट हुआ है, कुछ थॉट्स ऐसे है, कुछ मेरे बिलीव्स है, कुछ मेरे डिजायर्स है जो अनएक्सप्रेस्ड है, जिसकी वजह से मेरा कुछ बिहेवियर है। जैसे किसी बच्चे के साथ अगर बचपन में कोई ट्रॉमेटिक सिचुएशन रहा हो, किसी के साथ बहुत अब्यूज हुआ हो, बहुत मारा हो, इस तरह के कुछ अगर एक्सप्रेशंस किसी के साथ हुए हो, और अगर वो बहुत टाइम तक उसमें ही दबे रहे, वो अगर कभी एक्सप्रेस नहीं हुए, तो एक टाइप का बिहेवियर बन जाता है। या तो वो बच्चा बहुत एग्रेसिव हो जाएगा, या वो बच्चा बहुत ज्यादा सहम जाएगा, मतलब बहुत इंट्रोवर्ट हो जाएगा। तो टॉक थेरेपी में यही कोशिश की जाती है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करे, वो इवेंट्स को रख पाए, वो जो एग्जैक्टली उसके साथ इवेंट्स हुए, उसके जो ट्रॉमास रहे हैं, उसको वो किस तरह से एक्सप्रेस करे। अब इसमें अगेन जो हमने सबसे शुरू में मैंने एक स्लाइड्स में शेयर किया था कि इसमें काउंसलर को नहीं करने वाली चीजें याद रखनी, कि तब हम उसको सही गलत के डोमेन में ना डाले, तब हम उसको बहुत ज्यादा जजमेंट उस चीज पे कोई पास ना करे। तो टॉक थेरेपी में यही कोशिश की जाती है कि उसके क्या ट्रिगर इवेंट्स है वो हम पूछे। कुछ तरह की टॉक थेरेपीज में ऐसा भी होता है कि उसको स्टोरी फॉर्मेट में थोड़ा रखा जाता है। एक तरह का ये भी है कि आपके साथ जो हुआ वो एक कहानी थी, आप उस कहानी के एक कैरेक्टर थे, अब मैं थर्ड पर्सन या वो स्टोरी टेलर हूँ, तो वो पर्सपेक्टिव से मैं वो कहानी बता रहा हूँ। जैसे एक दो इसके एग्जाम्पल्स ऐसे भी हैं कि टॉक थेरेपी में रिपीटेटिवली वो स्टोरी को बोला गया, तो उसमें कई बार ऐसे दिखता है कि एवरी टाइम स्टोरी में चेंजेस आए, या हर बार वो सेम बोल रहा है। सेम बोल रहा है तो वो कौन सा इंस्टेंस है जहाँ वो सबसे ज्यादा अफेक्ट हो रहा है। तो इस तरह के जो टॉक थेरेपी है, इसीलिए स्किल्स में भी जो बोला, काउंसलर का लिसनिंग स्किल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि वो समझ पाए कि कौन से वो ट्रिगर पॉइंट्स है जहाँ पे वो क्लाइंट को अफेक्ट हो रहा है, तो उसको पकड़ के देन फर्दर एक्सप्लोरेशन थेरेपी या इस तरह की बहुत थेरेपीज डेवलप हुई है भैया, उसको फिर आगे किया जाता है। बढ़िया जी। किन्हीं का और कोई प्रश्न है? हमारे पास कुछ मिनट और बाकी हैं। एक जो प्रैक्टिकल टॉक थेरेपी का एक उदाहरण मेरे दिमाग में फ्लैश करता है कि किसी के यहाँ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, किसी का डिमाइस हो जाता है, तो जब हम जाते हैं तो कुछ कहने सुनने के लिए रहता नहीं है, केवल साथ बना रहता है। लेकिन वो जो दो चार शब्द भी उनसे आता है तो एक तरह से उनको रिलीव करता है, जो कि हम सभी लोग तकरीबन फेस करते हैं इस बात को। उसमें और क्या टेक्निक या टूल ऐड किए जा सकते हैं उस वक्त के लिए? ऐसा मैं एक कॉमन लिसनर की तरह ये क्वेश्चन रख रहा हूँ। भैया इसमें एक तो ये भी ध्यान जाने वाली बात है कि सामने वाले का क्या वो स्टेट बना है कि वो आपसे बात कर सके। जनरली काउंसलिंग ऐसी प्रोसेस है जो विलिंगली आदमी आता है। एक इसमें ये भी एक चीज है, मैंने शायद ये प्रेजेंटेशन में नहीं एड्रेस किया था, कि अभी तक हमारा मिथ एक ऐसा बना हुआ है कि जो काउंसलिंग है ये सिर्फ कोई बीमार ही करे, या जो इंफीरियर है या जिसको मेंटल डिसऑर्डर है वैसा ही व्यक्ति काउंसलिंग लेता है। या इवन कोई अगर बोल भी दे कि मैं काउंसलिंग को जा रहा हूँ, तो सोचेंगे यार कुछ तो गड़बड़ है, मतलब फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है या इसको कुछ प्रॉब्लम है। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ या स्टिग्मा है। आज के जनरेशन में इसको काफी मतलब न्यूट्रलाइज करने की कोशिश भी की जा रही है। इसीलिए अगर आप देखोगे काफी स्कूल्स और कॉलेजेस में भी काउंसलर्स होते हैं, काफी बड़े बड़े जो कंपनीज है वो भी काउंसलर्स रखते हैं, कि आपका एक बेसिक जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, क्योंकि आजकल की हमारी लाइफ भी इस तरह की हो गई है, सराउंडिंग्स भी इस तरह की हो गई है, कि काउंसलिंग एक बहुत
बड़ा डोमेन हो गया है, और एक गाइडेंस के लिए कोई हो, गाइडेंस तो नहीं बोलूंगी बट अब इवन अ पार्ट ऑफ गाइडेंस जो करियर काउंसलर्स के पास जा रहे हैं, वो भी एक तरह की काउंसलिंग ही कर रहे हैं, बट वो ज्यादा गाइडेंस ड्रिवन है। तो इसीलिए हमने काउंसलिंग को, मुझे एक लगता है इवन बिकॉज अब हम इस सब्जेक्ट को बना रहे हैं और लिखने का भी स्टेप ले रहे हैं, तो ये चीज भी हम एक हमारे ध्यान में रखें कि काउंसलिंग सबके लिए की जा सकती है। इट इज वेरी नॉर्मल। लाइफ के कोई भी स्टेज में एक अगर बच्चा हो तो वो भी काउंसलर के पास अगर जाना चाहता है, तो पेरेंट्स को ये नहीं सोचना चाहिए कि बेटा क्यों बोल रहा है मुझे काउंसलर के पास जाना है। एट टाइम्स इट मे हैपन कि वो पेरेंट्स के साथ कंफर्टेबल नहीं है शेयर करने को, कोई थर्ड पर्सन से जाके बात करना चाहता है। इसमें एक ध्यान ऐसे भी जाता है कि पहले फैमिलीज बहुत बड़ी होती थी, जॉइंट फैमिलीज होती थी, तो मे भी बच्चा मम्मी पापा को नहीं, बड़े कजिन्स को बोल देता था, चाचा चाची को बोल देता था। अब फैमिली में मम्मी पापा और एक बच्चा या दो बच्चे है, तो वो बात भी किससे करे। तो इवन दिस सीम्स वन ऑफ द मेजर रीजन की काउंसलिंग का एक नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। इवन ग्रोइंग अप टीन्स के अलग कुछ प्रॉब्लम्स है, अडल्टहुड में भी, अर्ली अडल्टहुड में आपका मैरिज है, अभी तो प्री मैरिज काउंसलिंग, पोस्ट मैरिज काउंसलिंग भी होता है। आप मैरिज में फिर आपको बच्चे हुए तो अर्ली पेरेंटिंग की काउंसलिंग है। तो हर स्टेज में देखा जाए तो काउंसलिंग है। देन वर्क लाइफ बैलेंस को लेके काउंसलिंग हो रही है। सो इट इज वेरी नॉर्मल, एंड इवन हम लोगों को इसको एक काफी नॉर्मलाइज तरह से देखना और लिखने में भी वो अप्रोच हो, ये एक काफी इम्पोर्टेंट मुद्दा है। तो द कोर बिहाइंड काउंसलिंग इसकी ग्रोथ और ह्यूमन का वेलबींग, मेंटल वेलबींग और फिजिकल वेलबींग कैसे इंश्योर हो सके, ये एक मेजर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए बिहाइंड काउंसलिंग। ये स्पष्ट हुआ कि ये कोई टैबू नहीं है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं बिल्कुल है यदि काउंसलिंग के जी, पास जाना पड़ रहा है तो। बहुत कॉमन चीज है, और इसको तो मैं बोलूंगी भैया इनकरेज करना ही चाहिए, कोई बुराई नहीं। मतलब पढ़ने के बाद भी मैं ये एक्सेप्टेंस पे पहुंची हूँ मैं भी एक टाइम पे यही सोचती थी कि कोई कुछ प्रॉब्लम से डील कर रहा है तो काउंसलिंग के लिए जाए, बट अब ऐसा नहीं दिखता भैया सिचुएशन। तो बाकी लोग भी कुछ प्रश्न पूछें तो सभा में थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि बात सुनी गई है। वैसे सुनी गई ही होगी। मैं अपना कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ भैया। अभी जैसे हम देखते हैं कि मेडिकल में कुछ भी प्रॉब्लम होती है, मतलब इवन मैंने मेरा ही देखा कि जैसे मुझे अभी कुछ दिनों पहले आई साइट के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ा, तो उन्होंने बोला कि आई साइट तो एकदम राइट है, कहीं कोई चेक करने के बावजूद कुछ निकला नहीं, नंबर वगैरह सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप कुछ ऐसा साइकोथेरेपिस्ट के पास उन्होंने मुझे जाने की गाइड दिया कि आप इनसे मिलो। मतलब ऐसे भी बहुत सारे रीजंस मैंने अपने लिए देखे हैं, तो इसमें मैं समझना चाहूंगी कि आपका जो आपने अभी स्टडी की उसके अकॉर्डिंगली आप मुझे क्या गाइड करोगे नूतन? मेरा मम्मी मेरा स्टडी अभी इतना तो नहीं है कि मैं कोई ऐसे मैंने ये इसीलिए ये भी चीज रखा कि काउंसलर कौन बन सकता है, तो जिसके पास 2 साल का प्रॉपर मास्टर्स का डिग्री हो या वो सर्टिफाइड काउंसलर हो। तो प्रॉब्लम को तो मैं नहीं एड्रेस कर पाऊंगी, बट हाँ दिस इज वन थिंग आई कैन से कि अगर लग रहा है बहुत ज्यादा स्ट्रेस या एंजाइटी है, तो ऐसे किसी के पास अप्रोच करना इट इज वेरी नॉर्मल, कि जो आपके प्रॉपर रीजंस को आइडेंटिफाई करके आपको एक सही सोल्यूशन दे पाए। तो गोइंग टू अ काउंसलर इज एनी टाइम अ गुड चॉइस। और अभी ये घरेलू मामला बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मेरे घर का नहीं नहीं उदाहरण भैया ऐसा मत बोलिए प्लीज, ये घरेलू मामला नहीं है। तो मेरे घर में मेरे लिए सभी काउंसलर हैं। वो कहते हैं कि पापा जी आपको किसी काउंसलर के पास जाना चाहिए, ये आजकल ज्यादा पढ़ाई करने लग गए हैं, ये उम्र नहीं है इसकी। तो मुझे लगता है कि पर्याप्त और काफी मेहनत से बनाया हुआ जो है ये स्लाइड्स था, और इस दरमियान में जितना बनाया गया उससे कई गुना ज्यादा पढ़ा गया है, सोचा गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद नेत्र जी आपका। जी थैंक यू सभी भैया। का सभी का जो इसमें शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्ते सभी को। थैंक यू। हेलो। हाँ, सेशन को क्लोज कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। ओ मेरे पास एक क्वेश्चन था। ठीक है, कब अच्छा, नहीं ठीक है फिर तो। अभी हैं लोग तो लिया, लेकिन नेतल नहीं है। वो निकल गई। हाँ, काफी तो देर से मैं आपको क्वेश्चन आ रहा है। नहीं, वो एक्चुअली मैं तो बीच में 2 मिनट के लिए गई थी और मैंने सोचा मैं आके क्वेश्चन हाँ, पूछूंगी नहीं और तो फिर। और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं था, इसलिए ये अच्छा अच्छा, समाप्त ठीक हो है गया। ठीक है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। थैंक यू।